नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल हिटसन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, इसमें हम मेटल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं जो कि आईटीआई के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो इसलिए क्योंकि आपका जो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस यानी कि जो मैथ का पेपर होता है, उसमें आपकी जो है दो क्वेश्चन जो है केवल और केवल मेटल्स यानी कि धातुओं नाम का जो आपका चैप्टर होता है, धातुओं से संबंधित जिसमें क्वेश्चन होते हैं, मेटल्स नाम का जो चैप्टर होता है, इसी से आपके दो क्वेश्चन आते हैं जो कि 4 नंबर के होते हैं। तो इसलिए जो है इस वीडियो को मैंने अलग से बनाया है। तो इस वीडियो में जितने भी प्रश्न करेंगे वो सारे इंपॉर्टेंट होंगे। इसके अलावा आप पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें आपको जो है मेटल यानी कि धातुओं से संबंधित और भी काफी सारे क्वेश्चन पढ़ने को मिल जाएंगे। और इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको इसको वीडियो को देख लेते हो और इस पीडीएफ को अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपके जो है 4 नंबर जो है एग्जाम के लिए तैयार हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना ज्यादा समय लिए। सबसे पहला प्रश्न है, कौन सा अलौह धातु तांबे और टीन के मिश्र धातु से बना होता है? तो इनमें से कौन सी धातु ऐसी है जिसको बनाने के लिए जो है तांबे और टीन को मिश्रित करके, यानी कि तांबे और टीन का मिश्रण है। तो जो आपकी ब्रॉन्ज होती है जिसे हम ब्रास बोलते हैं, वो क्या है? वो तांबे और टीन का मिश्रण होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है। दूसरा प्रश्न है, धातु के उस गुण को बताएं जिसमें उसका किसी भी दिशा में विस्तार किया जा सकता है। यानी कि किसी धातु को पीट पीट कर उसको चादर के रूप में बदला जा सकता है। कि मान लीजिए कोई भी एक धातु है, उसके आप किसी भी हिस्से पर मारते हैं, जिस हिस्से पर मारते हैं उसी हिस्से पर मारने पर वो है पिचक जाती है, ठीक है, साइड में जो है वो जो सरक जाती है। तो उसे क्या कहते हैं? तो उस गुण को हम बोलते हैं मैलिएबिलिटी। यानी कि उस धातु को जहां पर भी हम मारेंगे वो पिचक जाएगी, एक चादर के रूप में जो है फैलने लगेगी। तो उस गुण को हम जो है मैलिएबिलिटी बोलते हैं, यानी कि वो धातु नरम है, ठीक है। और ऑप्शन ए जो यहाँ पर आप देख सकते, तन्यता। तन्यता क्या होता है? अगर किसी धातु को आप खींच करके तार के रूप में बना सके, ठीक है, कोई भी धातु का अगर आप तार बना सकते हैं तो उस धातु के अंदर जो तन्यता का गुण होता है। जैसे कि सोना है, ठीक है, सोने की हम जो तार बना सकते हैं, सोने की चेन बनती है, तो वो पहले तार बनाई जाती है उसकी और फिर चेन बनाई जाती है। तो सोने के अंदर भी जो तन्यता का गुण होता है। इसके बाद आता है ऑप्शन सी, भंगुरता। भंगुरता यानी कि ऐसे मेटल, ऐसी धातुएं, ठीक है, जो हार्ड यानी कि बहुत ही कठोर होती हैं, लेकिन जब वो गिरती हैं या फिर हम उन पर चोट करते हैं तो वो जो है ना तो वो जो है मेलिएबल होती है, यानी कि ना तो वो पिचकती हैं, ना उनकी तार बनाई जा सकती है। वो क्या होती है? वो भंगुर हुई, यानी गिरते ही टूट जाती हैं। जैसे कि आपका डेगचून होता है, ठीक है, आपने देखा होगा आपके घर में जो आपका चारा काटने की जो मशीन है जो घरों में होती है, गाँवों में, वो जो चारा काटने की मशीन होती है, जो चक्र होता है, आपने देखा होगा, वो जो है आपका भंगुरता है, ठीक है, यानी कि बहुत ही हार्ड होता है, वो सीधा टूट सकता है। इसके अलावा जो है ना तो उसकी तार बन सकती है और ना ही जो है उसको पीट पीट कर जो है मैलिएबिलिटी का उसके अंदर गुण होता है। तीसरा प्रश्न है, इनमें से किस धातु का उच्चतम गलन बिंदु होता है? गलन बिंदु यानी कि किस टेम्परेचर पर, ठीक है, किस तापमान पर किसी वस्तु को जो है, किसी भी धातु को पिघलाया जा सकता है। तो इनमें से कौन सी ऐसे धातु है, ठीक है, जिसका सबसे ज्यादा गलन बिंदु है? तो जो आपका टंगस्टन होता है, ठीक है, उसका सबसे ज्यादा गलन बिंदु होता है। यानी कि जो आपका बल्ब, आपके घर में जो बल्ब है, उसकी जो तार होती है, आपने देखा होगा छोटी छोटी पतली पतली वायर होती है, बल्ब का जो फिलामेंट जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, जो कि जो है जब बिजली आने पर रोशनी देने का काम करता है, वो जो तार होती है वो टंगस्टन धातु की बनी होती है, ठीक है। और आपने देखा होगा कि बल्ब जो है पूरी रात जलता रहता है, लेकिन वो तार जो होता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि उसका जो है गलन बिंदु, उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है बहुत ही ज्यादा है, यानी कि बहुत ज्यादा डिग्री सेल्सियस तापमान उसको चाहिए, उसको गलाने के लिए, पिघलाने के लिए। चौथा है, पारे का जमाव बिंदु होता है। यानी कि जो पारा होता है थर्मामीटर के अंदर, जो कि एक धातु होती है और सामान्य अवस्था में एकमात्र ऐसा धातु है जो कि द्रव यानी कि लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, वो है आपका पारा, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में हर बार पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जाएगा कि पारे का जमाव बिंदु क्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, -39 डिग्री सेल्सियस जो है पारे का जमाव बिंदु होता है। पांचवा प्रश्न है, कम घनत्व वाली वस्तुओं का भार होता है। यानी कि अगर किसी वस्तु की डेंसिटी, उसका घनत्व कम है तो उस वस्तु का जो भार है वो भी
कम होगा। छठा प्रश्न है तरल रूप में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो मैंने आपको बताया था जो आपका पारा होता है, ठीक है, थर्मामीटर के अंदर जो पारा होता है वो सामान्य रूप में तरल रूप में जो है पाई जाती है, लिक्विड रूप में पाई जाने वाली जो है एकमात्र धातु है। सातवां प्रश्न है सोल्डर मिश्र धातु है, यानी कि जो सोल्डरिंग वायर होती है, जब भी आपका जो पीसीबी बोर्ड होता है, जो बिजली का सर्किट बोर्ड आपने देखा होगा, उसके अंदर जो वायर एक दूसरे के साथ कनेक्ट की जाती हैं, तो कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए, वहां पर टाँके लगाने के लिए जो हम सोल्डरिंग आयरन का इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए हमें जो है, जो हमारा जो रॉ मटेरियल होता है, उसके लिए हम सोल्डर यानी कि सोल्डर वायर, सोल्डर तार का इस्तेमाल करते हैं, जिसका मेल्टिंग पॉइंट, उसका जो गलन बिंदु होता है वो कम होता है, ठीक है, यानी कि थोड़ा सा गर्म करने पर भी वो पिघल जाता है, जिससे हम जो है वायरिंग को एक दूसरे के साथ जोड़ सकते हैं। तो सोल्डर जो है वो किससे बनी होती है? सोल्डर वायर। तो सोल्डरिंग जो वायर होती है उसको बनाने के लिए हम जो है कलई और सीसा यानी कि टीन और लेड का इस्तेमाल करते हैं। तो कलई जो होती है उसे हम टीन बोलते हैं, टीन जो होती है, टीन के डिब्बे होते हैं, उसे जो हम कलई भी बोलते हैं, और जो सीसा तो आप जानते हैं, शीशे को जो हम लेड भी बोलते हैं। आठवां प्रश्न है तार निर्माण में प्रयोग किए जाने वाले धातु में डैश का गुण होना चाहिए। तो जब भी आप किसी तार को बनाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए जो है धातु में किस प्रकार का गुण होना चाहिए? तो किसी भी धातु की अगर हमें तार बनानी है तो उसके लिए उस धातु के अंदर तन्यता का गुण होना चाहिए। तन्यता यानी कि उस धातु को खींच करके उसकी जो है पतली वायर यानी कि तार बनाई जा सके। तो तार बनाने का जो गुण होता है किसी भी धातु में वो कहलाता है तन्यता। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। नौवां प्रश्न है कठोर धातु को नरम धातु में बदलने की क्रिया को डैश कहते हैं। तो कोई भी धातु है अगर वो हार्ड है, अगर हमें उसको जो है थोड़ा सा नरम बनाना है, तो उसके लिए हम किस तकनीक का, किस प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे? तो उसके लिए हम जो है एनीलिंग, जो है एनीलिंग प्रोसेस होता है, उसका इस्तेमाल करेंगे। इसमें क्या होता है कि उस धातु के अंदर जो है कार्बन की मात्रा को कम किया जाता है। किसी भी धातु के अंदर अगर कार्बन की मात्रा कम होगी तो वो धातु नरम होगी, अगर उसके अंदर कार्बन की मात्रा ज्यादा होगी यानी कि उसके अंदर जितनी ज्यादा कार्बन होगा वो धातु उतनी ज्यादा कठोर होती जाएगी और वो बहुत ही ज्यादा हार्ड हो जाएगी और अंत में जाकर के वो भंगुर हो जाएगी, यानी कि वो कठोर तो इतनी हो जाएगी कि गिरने पर जो है टूट जाएगी, भले ही उसके अंदर स्टार्टिंग में जो है मैलिएबिलिटी का गुण क्यों न हो, ठीक है। तो किसी भी मैलिएबल यानी कि कोई भी धातु अगर मैलिएबल है उसको पीट पीट कर चादर के रूप में बनाया जा सकता है। तो उस धातु को अगर उसके अंदर हम कार्बन की मात्रा बढ़ा दें, ठीक है, अगर उसके अंदर कार्बन की मात्रा को बढ़ा दें तो वो जो धातु है वो कैसी बन जाएगी? वो भंगुर बन जाएगी, कठोर बन जाएगी। 10वां प्रश्न है ताप और विद्युत का उत्तम सुचालक है। तो इनमें से कौन सा ऐसा धातु है जो ताप और विद्युत का अच्छा सुचालक है? निकल, तांबा, क्रोमियम या एल्यूमिनियम? तो जो आपका तांबा है वो ताप और विद्युत का अच्छा सुचालक है, क्योंकि जो आपके बिजली के जो गीजर होते हैं जिनमें पानी गर्म किया जाता है, उनके अंदर जो इंटरनल जो पार्ट होता है जिसमें पानी गर्म होता है, जो टंकी होती है वो आपकी तांबे की बनी होती है। वो इसलिए बनी होती है क्योंकि उसके अंदर जो पानी जल्दी गर्म होता है, कि ये ताप का अच्छा सुचालक है। इसके अलावा, ठीक है, जो आपकी घरों में जो बिजली की तारें होती है उनमें जो है तांबे की तारों का इस्तेमाल किया जाता है, वो इसलिए क्योंकि ये जो है ये विद्युत की यानी कि इलेक्ट्रिक की भी अच्छी सुचालक होती हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। 11वां प्रश्न है बियरिंग बुशिंग के लिए कौन सी धातु इस्तेमाल होती है? यानी कि आपके जो बियरिंग होते हैं यानी कि जो बैरिंग होते हैं, आपने देखो मशीन में जो घूर्णन घुमाने का काम करते हैं किसी भी मशीन को, ठीक है, तो वो जो बेरिंग होते हैं वो बीयरिंग के अंदर जो छोटी छोटी गोलियां होती हैं वो, और जो बुश होते हैं किसी भी मशीन के अंदर, आपने देखा होगा कि बीयरिंग की बजाय जो है उनके ऊपर जो है एक छल्ला होता है, ठीक है, गोल छल्ला, तो वो जो छल्ला वो जो है बुश कहते हैं हम उसको, ठीक है। कई बार आपने किसी मैकेनिक के पास गए ना तो आपने उसके मुंह से बात सुनी होगी, कोई भी लेथ मशीन होती है तो वो बोलता है कि इसके अंदर जो बुश लगाना पड़ेगा। तो जो बुश होता है वो किस धातु का बना होता है? बेरिंग और बुश जो होते हैं वो आपके गन मेटल धातु के बने होते हैं, क्योंकि गन मेटल जो एकमात्र ऐसी धातु है कि वो खुद नहीं घिसती है, वो दूसरी धातुओं पर जो खरोंच डाल देती है, वो इतनी हार्ड होती है, इतनी मजबूत होती है, ठीक है, तो वो घिसती नहीं है आसानी से। इसीलिए जो आपके बेरिंग है और जो बुश होते हैं वो गन मेटल धातु के बनाए जाते हैं। इसके अलावा इसे गन मेटल क्यों बोलते हैं? क्योंकि सबसे पहले जो है जो इस धातु का इस्तेमाल किया गया था वो इस्तेमाल किया गया था जो आपकी बंदूक की जो नली होती है जिसे बैरल हम बोलते हैं, उसके अंदर जब बुलेट निकलती है, क्रॉस करती है, तो वो हाई प्रेशर से निकलती है। तो बुलेट
जब वो निकलती है उसके अंदर विस्फोट होता है तो वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो गन मेटल एकमात्र ऐसी धातु है जो हाई टेम्परेचर को सहन कर सकती है और हाई प्रेशर को भी रोक के रख सकती है। तो उसका जो गन का जो बैरल है वो भी आपका गन मेटल का बनता है। इसके अलावा आपके खेतों के अंदर जो किसान होते हैं उनके खेतों के अंदर जो इंजन होते हैं या फिर किसी भी गाड़ी का जो इंजन होता है, ठीक है, डीजल पेट्रोल कोई भी गाड़ी हो, उसके अंदर एक पिस्टन होता है और पिस्टन के अंदर होती है एक पिन जो कि क्रैंक और पिस्टन को पकड़ के रखती है। जो पिन होती है ना, वो पिन भी आपकी जो है गन मेटल धातु की बनी होती है, क्योंकि वो बार बार जो है घूमती रहती है, ठीक है, एक दिन में हजारों बार लाखों बार घूमती है। तो वो जो है सबसे ज्यादा लंबे समय तक चलती है, उस पर जो है किसी प्रकार की जो है घिसावट का जो है खरोंचों का असर नहीं पड़ता। इसीलिए जो है गन मेटल जो है धातु का इस्तेमाल जो है ऐसी जगहों पर किया जाता है जहां पर जो है ज्यादा हार्ड काम किया जाता है और जहां पर किसी भी धातु के घिसने के चांसेस ज्यादा हो। 12वां प्रश्न है, कास्ट आयरन का उपयोग मशीनों के बेड बनाने के लिए किया जाता है। तो आपने देखा होगा कि जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं उनका जो नीचे का पार्ट होता है जिस पर उन मशीनों को रखा जाता है, तो जो वो उनका बेड, जिसे हम उसका बेड बोलते हैं, तो उस हिस्से को, जो नीचे का हिस्सा होता है, वो अलग धातु का होता है। तो उस धातु को हम कास्ट आयरन बोलते हैं। तो उसके लिए हम कास्ट आयरन का इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो उसके लिए हम जो कास्ट आयरन का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो धातु होती है अधिक कंप्रेसिव लोड सहन कर सकती है। यानी कि बहुत सारी धातुएं होती हैं, क्या होती हैं कि उन पर हम वजन रखते हैं बहुत ही ज्यादा वजन, तो वो पिचक सकती हैं, ठीक है, तो उनमें मैलिएबिलिटी का गुण होता है। तो लेकिन जो कास्ट आयरन होता है उसमें मैलिएबिलिटी का गुण बहुत कम होता है। उसको अगर हम पीटने की कोशिश करते हो तो वो सीधे टूट जाएगी, वो मैलिएबल यानी कि चादर के रूप में परिवर्तित नहीं होगी। तो अधिक कंप्रेसिव लोड, ये अधिक वजन को सहन कर सकती है, ठीक है, नहीं, ठीक है। तो इसीलिए जो है हम कास्ट आयरन का इस्तेमाल मशीनों के बेड बनाने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है, धातुओं का वह गुण जिसके कारण स्प्रिंग कार्य करते हैं। तो आपने देखा होगा जो स्प्रिंग क्या होता है, स्प्रिंग धातु का होता है। तो स्प्रिंग को जब हम दबाते हैं तो उसकी जो स्थिति है वो बदल जाती है, ठीक है, उसका आकार बदल जाता है। लेकिन जब हम उस पर दबाव को छोड़ते हैं तो वापस अपनी उसी स्थिति में आ जाता है। तो ये क्या, ये है तो धातु, लेकिन जो ये काम कर रहा है किस तरह, रबड़ की तरह ये काम कर रहा है। तो इस गुण को हम क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं हम इलास्टिसिटी, ठीक है। आपने कई बार सुना होगा कि इलास्टिक जो हम रबड़ को बोलते हैं, ठीक है। तो जिन चीजों में रबड़ का गुण होता है उन्हें हम इलास्टिसिटी वस्तुएं बोलते हैं। तो जिन धातुओं में इलास्टिसिटी का गुण होता है, ठीक है, वो धातुएं जो है स्प्रिंग की तरह काम करती हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु कोरोजन रेजिस्टेंस होती है? यानी कि इनमें से कौन सी धातु ऐसी है जिस पर अम्लीय पदार्थों या फिर तेजाब का कोई भी असर नहीं होता है? तो जो आपका टीन होती है, ठीक है, जो आपके टीन के डिब्बे होते हैं, आपने देखा होगा जो जितनी भी खाने पीने की वस्तुएं होती हैं उनके लिए ज्यादातर जो है टीन के डिब्बों का इस्तेमाल किया जाता है। एल्यूमिनियम, कॉपर या फिर माइल्ड स्टील, इनमें से किसी धातु का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो केवल टीन के डिब्बों का हम इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि उन पर किसी भी प्रकार के तेजाब का या फिर किसी भी प्रकार के अम्लीय पदार्थों का जो है असर नहीं होता है, जिससे ना तो भोजन खराब होता है, खाने पीने की वस्तुएं, और ना ही वो धातु खराब होती है। अगला प्रश्न है, तांबे का गलनांक डैश डिग्री सेल्सियस है। तो जो आपका तांबा होता है जिसे हम कॉपर बोलते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, यानी किस तापमान पर जाकर के तांबे की जो धातुएं होती है वो पिघल जाती है। तो 1085 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जाने के बाद कोई भी तांबे की धातु जो है पिघल सकती है। तो ये जो नंबर है ये एक दो नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, 1083 भी हो सकता है, 82 भी हो सकता है। तो एक दो नंबर अगर ऊपर नीचे होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हो गए हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।